Someone rightly said that patriotism is loving our own nation and nationalism is hatred towards other nation. Hello everyone, today's topic is class 10th, the rise of nationalism in Europe. अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो एक देश प्रेम की जो भावना है, वो किस तरीके से यूरोप के अंदर इंक्रीज़ हुई है, कैसे किस तरीके से क्या स्टेप्स रहे हैं जिसने उसको हेल्प किया है। और एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज इम्पेरियलिज्म और किस तरीके से जो देश प्रेम है वो उसमें जब जेलसी आ जाती है, जब दूसरे देशों के प्रति हमारे अंदर एक धारणा आ जाती है कि हमें उस चीज़ को अचीव करना है, उसे पाना है, उसे अपने देश के अंदर उसकी अपनी पावर को शो करते हुए उसे अपने अंडर करना है, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, दैट वी हैव टू गो थ्रू। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग फ्रेडरिक सोरियो, जो कि यहाँ पर हैं हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सीरीज़ ऑफ प्रिंट्स क्रिएट किए हैं जिसमें कि उन्होंने अपना विजन ऑफ वर्ल्ड हमारे सामने रखा है। तो इनका विजन ऑफ वर्ल्ड किस तरीके का है, ये जिस टाइम क्रिएट किया गया है, इट वाज इन 1848। जब ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग फ्लैग्स हैं, ऊपर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल को कवर कर रहा है, नीचे यहाँ पर एब्सोल्यूट के कुछ हम ब्रोकन चेन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ कहीं तो जा रहे हैं। तो दिस इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एंड यहाँ पर हो क्या रहा है कि पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग फ्लैग्स के साथ दे आर जस्ट गिविंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं उनकी ब्रोकन चेन्स जो है वो नीचे ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मोनार्की सिस्टम है उसको ब्रेक किया जाएगा। ये एक विजन है उनका कि ऐसा होना चाहिए, एक समय आएगा जब ये सब कुछ होगा और हर देश ऐसा कर पाएगा। और साथ में जो ये हमारा जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो सारा का सारा इसी काम में लगा हुआ है। जो एंजल्स हैं, जो हमारे जितने भी जिसको भी हम मानते हैं हेवन से, वो सारे देखकर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो हियर वी आर हैविंग द सीरीज विच इज़ USF गैसलोप इरहर विच यू विल गेट इन योर NCERT बुक। दैट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले कौन सा देश आया और बाद में कौन सा देश आया। U इज़ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, देन वी आर हैविंग S फॉर स्विट्ज़रलैंड। यू हैव बीन गिवन दैट सीरीज, यू विल मेमोराइज इट फ्रॉम देयर। देन वी आर हैविंग नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट। क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस? तो नेशन स्टेट जो है इट वाज बेस्ड ऑन शेयर्ड सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, सेम कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न स्टेट की, तो मॉडर्न स्टेट में यही चीज़ जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जानी चाहिए। इसमें इनकी डिफाइंड पावर आ जाती है और टेरिटोरियल कंट्रोल आ जाता है। अब जैसे अगर हम आज इंडिया की बात करें तो इंडिया मॉडर्न नेशन स्टेट है, मतलब वो नेशन स्टेट तो है ही क्योंकि हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, एक हिस्ट्री है जो पूरी की पूरी इंडिया शेयर करती है। इसके अलावा हम मॉडर्न इसलिए भी हैं क्योंकि हम सेंट्रलाइज पावर भी है हमारे पास और हमारे पास एक डिफाइंड टेरिटोरियल कंट्रोल भी है। देन वी हैव नेशनलिज्म। क्या है? तो नेशनलिज्म आपकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जिसका एम्फेसिस किस चीज़ पे होता है? लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन। कि हम जब अपने देश के प्रति ईमानदार होते हैं, एक शेयर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी, तो हम कहते हैं कि भाई वो एक हमारे अंदर जो फीलिंग है वो नेशनलिज्म की है। इसका एम क्या होता है? टू क्रिएट इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। इंडिपेंडेंट मतलब कि अलग। अगर हम किसी और देश के साथ कोई बहुत सारे जो अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं, जब वो प्रांत आपस में जुड़े हुए थे तो उसके बाद उनमें से जो क्रिएट किया हमने वो एक नेशन स्टेट होता है। सेकेंड इज़ योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। किस तरीके से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका क्या रोल रहा है नेशनलिज्म में? तो 1789 में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि उसका क्या रोल रहा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बेसिक आइडिया है जिसने जो हमें मिला है वो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसने हमें शिफ्ट किया है फ्रॉम मोनार्की टू सिटीजन्स, और ये फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन माना गया है नेशनलिज्म का यहीं से, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हुई थी। दो स्टेप्स हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए थे ताकि वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लगा सके अपने फ्रेंच पीपल में, वो ये सारे स्टेप्स है विच यू हैव टू मेमोराइज। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो आइडिया क्या है? आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ली सिटियन, मतलब ये अपने सिटीजन्स को इसी नाम से बुलाएंगे। इनका एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया था। इनका नेशनल एंथम जो था वो ला मर्सलीज था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ई स्टेट जनरल को एक अलग नाम दे दिया गया, उसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। नए नए हाइम्स क्रिएट किए गए, यहाँ पर नए तरीके के श्लोक हो गए, गीत हो गए, ये सब क्रिएट किए गए। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी
को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब कि हर रीजन में अलग अलग कस्टम ड्यूटी नहीं होगी बल्कि पूरे के पूरे देश के लिए एक जैसी होगी। उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेग्स होगा कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर मीटर में नाप रहे हो, कहीं पे सेंटीमीटर में नाप रहे हो, कहीं पे किसी और ही में नाप रहे हो। जैसे ज़मीनों के मामले में हमारे भारत में होता है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम है, कहीं पे गज है, कहीं पर मलबा है, कहीं पे कुछ और है, इस तरीके से हम उसका नाम रखते हैं। तो जो फ्रेंच है वो यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया और इस तरीके से फ्रांस जो है इट बिकेम द फर्स्ट मॉडर्न नेशन स्टेट। देन वी आर हैविंग द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें क्या है, फ्रांस के बाद अब किसकी बारी आई, पूरे के पूरे यूरोप की बारी आई। तो इसमें है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं क्योंकि नेपोलियन ने क्रिएट किया था। हमने 1804 में हमने लास्ट में देखा था फ्रांस में कि जब उनकी जो डायरेक्टरी है जब वो फेल हो गई थी तो नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो पावर में आ गए थे और फ्रांस को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो दिस इज द पॉजिटिव इफेक्ट्स, दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। क्या है सिविल कोड में, तो पॉजिटिव इफेक्ट ये था कि नेपोलियन के टाइम पीरियड में हर कोई लॉ के सामने बिल्कुल बराबर था। राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी अपनी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम जो कि दासत्व का सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया। पीजेंट्स को सर्वडम मतलब दासत्व, मेनोरल ड्यूज़ जो भी उनके चलते आते थे कि आपको पुश्तैनी जो भी ड्यूज़ होंगे उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन को, उसे ख़त्म कर दिया गया। जो भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी उसे हटा दिया गया कि अलग अलग रीजन्स में जाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं होंगी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया गया। ये सारे थे उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव में क्या है, नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम कंप्लीटली खत्म कर दी क्योंकि अगेन ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर। तो डिक्टेटर क्या करता है, आपकी सेंसरशिप खत्म वो कर देता है, सेंसरशिप लगा देता है। तो यहाँ पर टैक्सेस को बढ़ा दिया उसने, सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया और लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स किया उसने फ्रांस के लोगों को कि वो आर्मी को ज्वाइन करे। इसी के अलावा इसने बहुत अलग अलग रीजन्स में अपने बंदों को भेजकर पूरे के पूरे यूरोप में काफ़ी हद तक इसने अपनी नेपोलियनिक कोड को एनहांस करने की कोशिश की। बट एट लास्ट क्या हुआ, जो फ्रांस है इट वॉज ओवरथ्रोन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज स्टैब्लिश्ड। फिर है हमारे पास मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें क्या है, मिड 18th सेंचुरी तक जो यूरोप है वो नेशन स्टेट से नहीं बना हुआ था। जैसा हम उसे आज देख रहे हैं कि यूरोप कैसा है, तो वो यूरोप तब वैसा नहीं था। कैसे, जो जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये अलग अलग किंगडम में, डचीज में, कैंटन्स, दिस इज डिफरेंट नेम्स जिनको हम प्रोविंस कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में प्रोविंसेस हो गए, छोटे एरियाज हो गए, स्मॉल एरियाज हो गए, कुछ टेरिटोरियल जो यूनिट्स हैं वो हो गई, उनको अलग अलग नाम दिया गया है जिनमें कि अपने ही इनके रूलर्स होते थे, जो टेरिटरीज हैं वो होती थी। अब यहाँ पर कैसे है, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर था, जहाँ पर अलग अलग तरीके के जो लोग थे उनकी कोई भी आइडेंटिटी जो थी या कल्चर जो था वो सेम नहीं था। अब आता है एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव बीन गिवन अ सेंटेंस इन योर अ कोट इन योर एनसीईआरटी बुक विच इज़ द हैब्सबर्ग एम्पायर वॉज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट एंड डाइवर्स कल्चर्स या कस्टम्स। तो क्या है उसके अंदर, जो हैब्सबर्ग एम्पायर है जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल कर रहा था, उसमें मोज़ेक ऑफ वेरिड रीजन्स थे, मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग रीजन्स जो थे वो उसके अंदर भरे हुए थे हैब्सबर्ग एम्पायर में। तो वो कैसे है, इसके अंदर जो रीजन्स थे जैसे टायरल हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, सडेंटलैंड है, बोहेमिया है, लोम्बार्डी है, ये सारे रीजन्स जो है वो कंट्रोल करता था आपका ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। लेकिन यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में उस टाइम पर, क्योंकि कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था जो वो शेयर करते हो। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जैसे हंगरी है, तो हंगरी में आधी पॉपुलेशन जो है वो मैग्यार बोलती थी विच इज़ अ लैंग्वेज, एंड बाकी के जो आधे लोग थे वो दूसरे तरीके की लैंग्वेज डायलेक्ट्स बोलते थे। गलेशिया जो है वहाँ पे लोग जो हैं वो पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे। तो ये हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन था, बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिल रही थी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर कोई भी शेयर्ड आइडेंटिटी थी, कोई कॉमन टाई लोगों के बीच में नहीं था। अब जो एरिस्टोक्रेसी है वो क्या है और न्यू मिडिल क्लास क्या है, तो एरिस्टोक्रेसी जो थी वो लैंड ओनिंग क्लासेस है, जो हम कह सकते हैं अपर क्लास, और ये फ्रेंच बोलते थे और इनको जो शादियां जो होती थी उससे ये जुड़े रहते थे आपस में। लेकिन इनका जो ग्रुप था वो कम था, भले ही ये रूल करते थे बट इनका जो ग्रुप था वो छोटा था। पिजेंट्री की बात कर रहे हैं तो पिजेंट्री जाहिर सी बात है, गरीब जो होता है वो हर देश में गरीब ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर भी इनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी। और बीच में आ गए हमारे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या था, हर जगह पर जो मिडिल क्लास का
डिस्क्रिप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर यूरोप तक, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है वो एजुकेटेड है, एलाइट्स नहीं है यहाँ पर, बल्कि एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरीके से लिबरलिज्म जो है वो चीज़ें आ सकें। और इन्होंने यहाँ पर क्या है कि ये एक न्यू सोशल क्लास है जो कि धीरे धीरे टाउन्स के बढ़ते के साथ साथ लोगों के अंदर क्रिएट हुआ है, क्योंकि इन्होंने समझा है कि देश कैसा होना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो जो एजुकेटेड क्लास है, जहाँ पर नेशनलिटी का जो आइडिया है उसने पॉपुलैरिटी को गेन किया है, वो हमारे मिडिल क्लास को कंटेन कर रहा है। फिर आता है कि लिबरलिज्म क्या है और लिबरल नेशनलिज्म क्या है। तो लिबरलिज्म जो है दैट स्टैंड्स फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर लॉ, की लॉ के सामने हम सब बराबर हैं और हर इंडिविजुअल जो है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। ऑटोक्रेसी जो है वो एंड होना चाहिए, मतलब किसी का एक सुप्रीम पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो भी क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के थ्रू होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक स्फेयर के मामले से बात करते हैं लिबरलिज्म की, तो इसका मतलब होता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट कैसे होगी कि हर जगह पर कोई एक ही कस्टम यूनियन हो, एक ही तरीके की कोई भी रूल्स होने चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में है हमारे पास ज़ोल्वेरियन, जिसने क्या किया, टैरिफ बैरियर को रिड्यूस कर दिया, एबॉलिश कर दिया और रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ करेंसीज को 2 में, कि मतलब 2 ही करेंसीज जो हैं वो अपनाई जाएंगी इन यूरोप। और बहुत सारे जो रेलवेज के नेटवर्क थे उनको मोबिलिटी के लिए स्टिमुलेट कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया। फिर आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिव्स हम ऑलरेडी देख चुके थे पिछले उसमें, जहाँ पर हमने रेडिकल्स कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा था रशियन रेवोल्यूशन में। तो वहाँ हमने देखा था कि यूरोप में कंजर्वेटिव्स का जो आइडिया था वो क्या था कि उनको चेंज तो चाहिए बट बहुत ही धीरे धीरे चाहिए। ये भी उन्होंने बाद में जाके एक्सेप्ट किया था, अदरवाइज वो हमेशा ये क्या सोचते थे कि जो पुराने हमारे सिस्टम है उनको प्रिजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस थे हमारे स्टेट के, सोसाइटी के, उसको प्रिजर्व करना है, ज़रूरी है, ऐसा कंजर्वेटिव सोच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने भी, जो नेपोलियन ने जो इनिशिएट किए थे चेंजेस, उसकी वजह से इनको ये लग रहा था कि उन पुरानी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बिकॉज नेपोलियन का जो आइडिया था ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो गया था एंड टाइम पे जाकर। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना जो है उसको साइन किया गया 1815 में, जिसका मेन पॉइंट्स क्या है, तो बोरबन डायनेस्टी कौन सी, जो फ्रांस में रूल कर रही थी। जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में किया था 1774 में, तो जो डायनेस्टी थी जिसमें ल्यूइस 16 रूल कर रहा था वो बोरबन डायनेस्टी थी। तो बोरबन डायनेस्टी जो है उसको रिस्टोर करना चाहिए फ्रांस में, ये ट्रीटी ऑफ वियना में कहा गया था। इसके अलावा जो सीरीज है स्टेट्स की क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री, जो भी फ्रांस है, जैसे ये फ्रांस है तो फ्रांस की बाउंड्री पे इस तरफ यहाँ पे साउथ साइड हर जगह पर फ्रांस के बाउंड्री में अलग अलग स्टेट्स को क्रिएट किया गया, अलग अलग नेशंस को वो इम्पोर्टेंस दी गई, पावर दी गई, ताकि वो इन फ्यूचर चाह के भी फ्रांस जो है वो एक्सपेंशन ना कर सके, बिकॉज नेपोलियन के टाइम पीरियड में फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया था। इसके अलावा जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, मतलब जर्मन में जो कुछ स्टेट्स को जोड़कर, छोटे छोटे पावर्स को जोड़कर जो जर्मन बनाया गया था, कॉन्फेडरेशन जो उसका बनाया गया था, उसको टोटली छोड़ दिया गया, उससे कुछ नहीं किया गया। लेकिन जो फ्रांस के आसपास की जो एरियाज थे उनमें बाउंड्री सेट कर दी गई ताकि वो दोबारा किसी और इलाके को कैप्चर ना कर सके। इंटेंशन क्या था? इंटेंशन यही था कि जो भी मोनार्की सिस्टम जो है, जो ओवरथ्रो कर दिया गया था बाय नेपोलियन, उसको दोबारा से रिस्टोर करना। फिर रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज क्या है? तो ये हमारे क्रांतिकारी होते हैं। तो रेवोल्यूशनरीज का आइडिया क्या था? इनका आइडिया था, इनका मेन कमिटमेंट क्या था कि मोनार्कियल फॉर्म्स को इनको क्या करना है, अपोज करना है, मतलब राजा महाराजा नहीं चाहिए। तो वियना कांग्रेस के बाद जो स्टैब्लिश कर दिए गए थे मोनार्की फॉर्म्स, उनको हटाना यही रेवोल्यूशनरीज का काम था। और इनकी जो लड़ाई थी वो किस चीज़ के लिए थी? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए, जिसमें हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गिज़िबी मैज़िनी का, जो कि जेनेवा में बॉर्न हुए थे 1807 में, और ये सीक्रेट सोसाइटी जो कैडन बॉनेरी में थे उनके मेंबर थे ये। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यंग इटली जो कि मर्सलिस में थी उसे फाइंड किया था। इसके अलावा यंग यूरोप को फाइंड किया था जो कि बर्ने में था, और साथ ही में इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी किया था, जो कि बाद में जाके रिपब्लिक की तरफ फॉर्म हुआ है इटली, विच वी विल स्टडी लेटर। फिर है एज ऑफ रेवोल्यूशंस। एज ऑफ रेवोल्यूशंस का जो टाइम पीरियड है वो बोला गया है 1830 से लेके 1848 के टाइम पीरियड को। तो यहाँ पर जुलाई 1830 में क्या हुआ है, जो बोरेबन किंग्स थे फ्रांस के, इनको ओवरथ्रो कर दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया गया था। जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रेक अवे हो गया, मतलब कि अलग हो गया था। जो ग्रीस है उसने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किया और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के अंडर ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया।
फिर आता है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग की रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म वो नहीं है जो इट इज़ जस्ट लव इन फेवर ऑफ योर नेशन। हम जिसे रोमांटिक होना समझते हैं, तो रोमांटिक का मतलब सिर्फ अपने कपल्स के लिए नहीं होता, इट इज़ फॉर एनी वन हुम यू आर लविंग। तो यहाँ पे जो थी वो रोमांटिसिज्म इज़ कल्चरल मूवमेंट जो कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट के लिए थी, उसको क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए थी। और ये किसको क्रिटिसाइज कर रही है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस की। मतलब हर चीज़ में साइंटिफिक चीज़ें मत ढूंढो यार, बल्कि इमोशंस को भी रहने दो, इंट्यूशंस को भी रहने दो, मिस्टिकल फीलिंग्स को भी रहने दो। और इसी के बेस पे जो जर्मन फिलोसफर थे जोहन गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने क्या किया है? ही हैड ट्राइड टू डिस्कवर कल्चर अमंग कॉमन पीपल। और कैसे किया था उन्होंने? फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, मतलब कि जो लोक कथाएं हैं, लोक नृत्य हैं, लोक गीत हैं, इनके थ्रू उन्होंने लोगों के अंदर एक कल्चरल फीलिंग एमर्ज किया था। हम देखते हैं कि अब अगर हमारे सामने वंदे मातरम चलने लग जाए, हमारे सामने जन गण मन कोई अगर गाने लग जाए, तो अपने आप ही हमारे अंदर एक अलग तरीके की सेंसेशनल फीलिंग आ जाती है, जो कि हमें पता होता है कि हमारे देश की बात हो रही है और हमारे मन में बहुत प्रेम जग जाता है अपने देश के लिए। तो उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर की जा रही थी रोमांटिसिज्म में। फिर है हमारे पास हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो हंगर हार्डशिप में क्या है? मोस्ट कंट्रीज देर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगेन वही चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी थी नहीं, और जो सीकर्स ऑफ जॉब है, मतलब जिनको नौकरी चाहिए, उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर सिटीज़ की तरफ भाग रही थी और ओवर क्राउडेड स्लम्स में रह रही थी। जब क्या होगा? एक जगह पर जितने लोगों को रहना चाहिए, जब उससे ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा? ओवर क्राउड हो जाएगा, हर चीज़ ओवर क्राउडेड हो रही थी यहाँ पे। अब इसके साथ ही जो प्राइजेस है, फूड प्राइजेस, वो बढ़ रहे हैं, और जो बैड हार्वेस्ट था उसकी वजह से पॉपुलिज्म, मतलब कि टाउन में और कंट्री में भी लोग जो है वो अब मर रहे हैं, क्योंकि खाने को खाना नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो क्या होगा? और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एट लास्ट 1845 में जाकर इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो वीवर्स थे सेलेसिया में, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। क्यों कर दिया? क्योंकि भाई वो पैसे नहीं दे रहा था इन लोगों को, और इनका कहना था, पैसे कम दे रहा था मतलब, और इनका कहना था कि भाई जितना काम हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें पैसे मिलने चाहिए। तो एट लास्ट 1848 में जाकर जो पॉपुलेशन थी पेरिस की, वो भी सड़क पे उतर आई, और जो ल्यूस फिलिपी है जो उस टाइम पर यहाँ पर रूल कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती यहाँ से भागना पड़ा, और नेशनल असेंबली ने यहाँ पर उसको, पेरिस को, फ्रांस को यहाँ पर रिपब्लिक घोषित कर दिया। अब आता है 1848 का टाइम पीरियड, जिसमें कि रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स है, कि जो लिबरल्स थे, जो हमेशा से थोड़ी लिबर्टी चाहते थे, वो क्या कह रहे हैं? तो जो रेवोल्यूशन है वो लीड किसने किया? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नेशनल यूनिफिकेशन के साथ जोड़ दिया। और इसी के अंडर जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, जो कि जर्मनी में होने वाला था, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या है? 18 मई 1848 में जो मेंबर्स थे पॉलिटिकल एसोसिएशन के, उन लोगों ने 831 रिप्रेजेंटेटिव को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि सेंट पॉल में हुआ था, वहां पर बुलाया, ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशन के लिए क्रिएट कर सके। लेकिन जो किंग ऑफ प्रूशिया थे, उन्होंने इस चीज़ को टोटली अपोज किया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि भाई ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने सोशल बेसिस को पूरा ही लूज कर दिया, बिकॉज जो वर्कर्स थे और जो वुमेन थी, उसको कोई भी यहाँ पे राइट्स नहीं दिए गए। इस वजह से ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं खारिज हो गई। और जो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज थे, उन लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ पर सर्वटर्म, मतलब कि जो आपका बॉन्डेड लेबर है, जो दासत्व का सिस्टम है, उसको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ गया। जो हंगेरियंस थे, उन लोगों को ये गारंटी दी गई कि फिर आपको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो ये रिजल्ट रहा आपके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। और फिर साथ में आ जाता है हमारे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फिर है इटली, और फिर है ब्रिटेन। तो जर्मन यूनिफिकेशन मतलब क्या, कि कैसे जोड़ के उन्होंने जर्मनी को, आज जिसे हम जर्मनी बोल रहे हैं, जर्मन स्टेट बोल रहे हैं, वो कैसे बना, दैट वी हैव टू गो थ्रू। तो यहाँ पे जो लीडर थे इनके, वो थे ओटोमन बिस्मार्क, जो कि प्रूशिया के थे। इन्होंने फॉलो किया ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को। तो किंग ऑफ प्रूशिया जो थे, उनके मना करने के बावजूद जो ओटोमन बिस्मार्क थे, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड में, उन्होंने इस चीज़ को अपने अंडर लेते हुए बहुत सारे वॉर्स लड़े। लगभग ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वॉर्स हो रही हैं, ये इन्होंने प्रूशियन आर्मी की हेल्प से, ओटोमन बिस्मार्क ने, और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से इन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन का पूरा काम संभाला। और 3 वॉर्स इन्होंने लड़ी 7 सालों के अंदर, जिसमें कि प्रूशियन विक्ट्री को इन्होंने एंड करते हुए यहाँ पर यूनिफिकेशन को स्टैब्लिश किया था। दैट इज वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और एट लास्ट जो कैजर विलियम I थे प्रूशिया के, उनको यहाँ का न्यू जर्मन एम्पायर बनाया, सेट करने दिया गया, या उनका एम्परर बनाया गया।
फिर है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली क्या था उस टाइम पर, वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सर्डेनिया पिडमॉन्ट वो जगह थी जहाँ पर इटली जो है वो प्रिंसली स्टेट के अंतर्गत रूल किया जा रहा था। इनिशियली जो यूनिफिकेशन प्रोग्राम था वो गिसेपे मैज़िनी ने शुरू तो किया, बट वो खत्म हो गया था, मतलब कि वो फेल हो गया। फिर चीफ मिनिस्टर केवर आए जिनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज थी, जिसके कारण यूनिफाई में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। फिर गिसेपी गैरिबल्डी हैं जो कि हीरो ऑफ रेड शर्ट्स हैं, क्योंकि उन्होंने रेड शर्ट्स को क्रिएट किया था, जो कि वॉलंटरी मिलिटेंट्स थे। और एट लास्ट जो 1861 है उसके अंदर विक्टर इमानुअल II को यहाँ का जो किंग है वो घोषित कर दिया गया। प्रोक्लेम करने का मतलब होता है घोषित कर देना। तो यूनाइटेड इटली जो अब क्रिएट हुई थी उसके जो एम्परर थे या लीडर थे वो कौन थे, तो कैजर विलियम I थे। फिर गैरिबल्डी जो है उनका नाम हीरो ऑफ 2 वर्ल्ड्स भी बोला जाता है। फिर जो ब्रिटेन का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूनिफाई करने के लिए कोई भी यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं हुई थी, बल्कि 1688 में जाकर इंग्लैंड जो है उसने एक नेशन स्टेट क्रिएट कर लिया। इंग्लिश पार्लियामेंट जो है उसने मोनार्की से सारा का सारा पावर जो है उसको सीज कर लिया, और एक्ट ऑफ 1707 के अंडर जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है इसको फॉर्म कर दिया गया। फिर 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती ब्रिटिश ने उसको टेक ओवर करके और इसको फोर्सिबली अपने अंडर कर लिया, और न्यू जो ब्रिटिश नेशन था उसको फाइंड कर दिया गया, इसको मतलब फॉर्म कर दिया गया, जिसमें कि इंग्लिश कल्चर को डोमिनेंट बनाया गया। तो हम देख सकते हैं आज के टाइम में कि जो ब्रिटेन है वो उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश बना दी गई थी। तो यही चीज़ जो है वो आज तक भी प्रिवलेंट हो रही है, बिकॉज वंस अ पावर गेन्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज। देन वी आर हैविंग विजुअलाइजिंग द नेशन, की नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज किया जाता है। इस वाले डायग्राम के इस वाले टेबल के अंदर आई हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन की इनकी जो यूनिफिकेशन थी वो किस तरीके से डिफरेंट थी, दैट यू कैन गो थ्रू। मेन लीडर्स क्या थे, इनका मेथड क्या था, क्या रोल रहा लोगों का, वो एवरीथिंग इज गिवन हियर। फिर है हमारे पास विजुअलाइजिंग द नेशन। जो नेशन है उनको एक फीमेल फिगर की तरह पोर्ट्रे किया गया है। और क्यों किया गया है, बिकॉज फीमेल की जब बात आ जाती है ना तो देश प्रेम अपने आप ही एक डबल हो जाता है, हमें कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव नेचर हमारा वहाँ पे आ जाता है। तो जो फीमेल फिगर है उसको पोर्ट्रे करने के लिए वी आर यूजिंग द वर्ड एलेगरी। तो यहाँ पर जो फ्रांस है उसमें जो एलेगरी है वो मैरियाना को दिया गया था, जर्मनी में जर्मेनिया को दिया गया था। और फीमेल को इसीलिए चूज किया गया ताकि नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए ये किसी एक पर्टिकुलर वुमेन की बात नहीं है, बल्कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए ऐसा किया गया कि हम देश की जब बात करें तो देश मतलब क्या, तो देश मतलब एक फीमेल जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, जिसको हमें बचाना है। और एक फीमेल की बात आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्योर लगती है, सोल उसका बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, पावरफुल है। दैट इज़ वाई जो फीमेल्स हैं उनको चूज किया गया टू शो द एलेगोरी ऑफ एनी नेशन। देन वी आर हैविंग नेशनलिज्म एंड इंपेरिज्म विच इज़ द लास्ट टॉपिक। अब इसमें क्या हो रहा है, जो बल्कन्स का रीजन है जो कि प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस इन सबको कंटेन कर रहा है। तो बल्कन का रीजन इनको कंटेन कर रहा था। अब जैसे आज कश्मीर के लिए लड़ाई होती है, कश्मीर के लिए इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई चलती ही रहती है, बिकॉज कश्मीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कल्चरल अगर तरीके से हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जोग्राफिकल बाउंड्री देखो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। तो इकोनॉमिक स्फीयर पे भी, ज्योग्राफिकल स्फीयर पे भी इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों उसको छोड़ना नहीं चाहते। सेम ऐसा ही बल्कन्स के साथ था। तो ये रीजन जो था इसमें ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन होने के कारण ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में था उस टाइम पे। और जो रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जब क्रिएट हुआ तो यहाँ पर ये जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया। जितने भी बल्कन स्टेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा जेलस थे एक दूसरे से और एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे करके जो यूरोपियन पावर्स हैं उन लोगों ने भी अपने अपने एरिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सीरीज ऑफ वॉर जो है इस रीजन में स्टार्ट हो गया। एंड फाइनली इट लेड टू वर्ल्ड वॉर I, जो कि हम सब जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। एंड एट लास्ट इस तरीके से अगर हम ये देखें, ध्यान दें तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हमने ये किया है कि नेशनलिज्म तो होता है देश प्रेम, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि नेशनलिज्म इज़ अ कर्स। वाई? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ये जो इंपीरियलिज्म आ रहा है, एक दूसरे के इलाके पे कब्जा करना, जेलसी फैक्टर्स, इन सब की वजह से नेशनलिज्म को एक कर्स माना गया एक पॉइंट पे। और ये कहा गया कि यार नेशनलिज्म तो एक हमारे लिए अभिशाप ही है, क्योंकि जब लोग देश प्रेम की बात करते हैं तो एक्चुअली में वो दूसरे देशों के लिए नफरत पैदा करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।